तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं अपन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। और इसी को अपन बोलते हैं लेगविन थ्योरी। लेगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म, ये क्लासिकल थ्योरी या लेगविन थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर पता चलता है और इससे ससेप्टिबिलिटी पता चलती है। तो हम इसमें लिखते हैं इसको कि द बिहेवियर ऑफ दिस, इसमें दिख रहा है या नहीं, एक बार आप कंफर्म करके बता दीजिए। हाँ, तो क्लासिकल थ्योरी हमारे लिए क्या बताती है, किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर बताती है। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस थ्योरी इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर of diamagnetic material and susceptibility। ये, और हमें डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी अगर लिखनी है तो वो कितनी आती है हमारे लिए, काई इज इक्वल टू आती है -n म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 6m, और ये आती है यहाँ पे r स्क्वायर। ये हमें यहाँ से प्रूफ करना है कि ये जो ससेप्टिबिलिटी है वो इतनी होती है, ये हमें यहाँ से प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी हमारे क्या काम आती है, बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड ससेप्टिबिलिटी। तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये अब ये इसी ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में बैलेंस कैसे है कि इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ये इधर जो है अट्रैक्शन लगता है, कौन सा, कूलम अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब कोई भी चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब इस ऑर्बिट में इसको जो है बैलेंस करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अपन सब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r0। r0 क्या है, ये r0 है इसकी रेडियस, इस ऑर्बिट की रेडियस अपन ने मान ली है। और इधर है अपन का kZe² अपॉन r0 का स्क्वायर। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास। अब देखो, अब यहाँ से हम देखते हैं कि r0 से तो क्या हो जाएगा, ये r0 कैंसिल हो जाएगा, r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, mv² इज इक्वल टू kZe² अपॉन r0। ये अब अपन को पता है लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, b इक्वल टू ओमेगा नॉट r0, क्योंकि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे ओमेगा0 होगी। तो अब इसको देखो, हम अगर b की जगह ओमेगा0 r0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m ओमेगा0 का स्क्वायर r0 का स्क्वायर इज इक्वल टू kZe² अपॉन r0। ये आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन इसका लेंदी है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, सिंपल ही है। ये अब देखो,
अब हमको क्या चाहिए, ओमेगा नॉट चाहिए। ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एम आर नॉट स्क्वायर को किधर ले जाएंगे, इधर। तो यहाँ से जो हमें ओमेगा नॉट स्क्वायर मिल जाएगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एम आर नॉट का क्यूब। और हमें ओमेगा नॉट चाहिए तो कैसे आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट का क्यूब। ये हमारे पास क्या है, आ जाता है ओमेगा नॉट। और ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस एटम को हम भाई किसी भी मटेरियल में बात करेंगे तो सबसे पहले हम किसी एक एटम का बिहेवियर देखेंगे, तो उसी से हमें क्या है, पूरे मटेरियल का बिहेवियर पता चल जाएगा। जैसे हम जब चावल बनाने के लिए रखते हैं तो वो चावल पके या नहीं पके, तो हम कैसे देखते हैं, किसी एक चावल का दाना लेते हैं और उसको देख लेते हैं। अगर वो चावल का दाना पक गया तो हम क्या मानते हैं कि वो पूरा का पूरा वो जो चावल है हमारे पास, जितने अपन ने चावल बनाए हैं वो सारे पक गए। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं, अब इस एटम को हम कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब हम इस एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, एक तो ओमेगा नॉट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और इस पे कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है इस पे, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये वाला फोर्स लगता है या नहीं लगता। तो ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें जब ये जब घूम रहा है तो इसमें इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन इसमें कौन सा फोर्स है और ऐड हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला फोर्स जब ऐड होगा, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। ये देखो कब होगा ये, इफ बी प्लेस एटम इन एक्सटर्नल फील्ड, तब क्या होगा, ये फोर्स आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मान लो अपन ने इक्वेशन ए ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एम बी स्क्वायर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू वी बी। क्यू वी बी क्यों हुआ, क्योंकि ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और जब साइन की वैल्यू क्या है, 90 है, क्योंकि अपन को पता है ये वेलोसिटी और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अपन के लिए ये निकल के क्या जाएगा यहाँ से, क्यू वी वी। ये अपन सब 12th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। अब देखो यहाँ से अपन देखते हैं, तो अब बी की जगह वही ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर नॉट का स्क्वायर लिखेंगे। तो एम की जगह अपन लिखेंगे एम, बी की जगह लिखेंगे ओमेगा आर नॉट इसका स्क्वायर अपॉन ये आर नॉट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू वी वी। और बी वी यहाँ जो है ये बी, इसकी जगह भी अपन क्या लिख देंगे, क्यू ओमेगा आर नॉट वी। अब ये जो ओमेगा है इसकी भाई एंगुलर वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड में रखने से। तो इस तरह हमने ओमेगा नॉट की जगह क्या लिया है, यहाँ पे ओमेगा लिया है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि ये एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर है, तो आर नॉट से एक आर नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आर नॉट आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से अपन लिख देंगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ओमेगा आर नॉट बी, इस तरह से। अब अपन क्या करेंगे, इसमें आर नॉट से अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे आर नॉट से, या फिर बोलो एम आर नॉट से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो ये देखो अगर एम आर नॉट का भाग इधर लगा दिया तो ये बच गया अपने के पास ओमेगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये हो गया एम आर नॉट का क्यूब प्लस क्यूब और ये ओमेगा बी अपॉन आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे एम। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। ये
अब देखो ओमेगा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है अपने पास यहाँ तक दिख रहा है क्या इसमें? ये लाइन नहीं दिख रही है इसमें नीचे वाली, इसको अपन इधर लिख देते हैं। तो ये जो नीचे वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये वाली ओमेगा स्क्वायर वाली, इसको अपन लिख देते हैं यहाँ। ये है अपने पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट का क्यूब प्लस क्यू ओमेगा बी अपॉन एम। इस तरह से ये अपने नीचे वाली लाइन है, ये वाली जो दोबारा लिख दी है। अब देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट का क्यूब, ये क्या है? ओमेगा नॉट, और ये है ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो हमने यहाँ से लिख लिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ओमेगा बी, अब इसको लिख देते क्यू बी अपॉन एम इंटू ओमेगा, क्यू बी अपॉन एम इंटू यहाँ पे ओमेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा को इधर लेंगे, ओमेगा को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन एम इंटू ओमेगा। इस तरह से अब हमको पता है ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन स्मॉल एम, और यहाँ लिख लिया अपन ने अगेन ये ओमेगा। ठीक है, पेन में मैं एक बार थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ, फिर अपन करते हैं इसको। जब तक आप यहाँ तक उतार सकते हो इसको लिख सकते हो। तो आपने ये लिख लिया होगा यहाँ तक। अब देखो इसमें मैं देखता हूँ यहाँ पे ये जो है, देखो अब ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है। अब जो एंगुलर वेलोसिटी में या एंगुलर फ्रिक्वेंसी में जो भी चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल चेंज आता है, बहुत स्मॉल चेंज आता है। तो मैं ओमेगा को इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब ओमेगा को मैंने ओमेगा के अप्रोक्स मान लिया है, तो ओमेगा नॉट के अप्रोक्स जब मान लिया है, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 ओमेगा नॉट। इस तरह से, और ओमेगा तो यहाँ ओमेगा नॉट हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे जगह कम है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, फिर हम इसको इधर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2 सेकंड में। 1 2, ठीक है, ओके। देखो अब ये हम इसको इधर करते हैं। तो देखो इसको हम जब चेंज करते हैं यहाँ से, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल्टा ओमेगा, और ये हो गया 2 ओमेगा नॉट। इस तरह से इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया क्यू बी अपॉन एम, और यहाँ हो गया ओमेगा नॉट। अब देखो इस ओमेगा नॉट से ये ओमेगा नॉट कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास डेल्टा। तो देखो अपनी जो डेरिवेशन वहाँ चल रहा था उसमें अपन ने ओमेगा 2 ओमेगा नॉट इक्वल टू ई बी अपॉन एम ओमेगा नॉट अपन जो है वैल्यू रख लेंगे। उसके बाद अपन ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल कर लेंगे, और अपने पास डेल ओमेगा इक्वल टू ई बी अपॉन 2m आ जाएगा। 2 इधर से यहाँ हो गया, तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। अब क्या करेंगे हमको मेन जो एम है हमारा इसमें क्या फाइंड करने का है? काई फाइंड करने का। हमको चाहिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई। ये क्या होता है? एम अपॉन एच हमारे पास। अब एम जो है ये क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। फिर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे हम? करंट इनटू एरिया हमारे पास। तो हमको सबसे पहले करंट निकालना है, करंट के बाद उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट, फिर उसके बाद एम, और उससे आ जाएगा अपने पास काई। तो ये प्रोसेस हमको फॉलो करनी है सभी जगह से। तो सभी जगह फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए आएगा आई। तो आई निकालेंगे हम यहाँ पे करंट। करंट क्या आएगा यहाँ पे? करंट क्या है? माइनस पहले चार्ज अपॉन टाइम,
ये हो जाएगा अपने पास माइनस ई अपॉन टी। कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिवली चार्ज अपन ने माइनस ई लिख दिया और ये अपॉन टी। और टी क्या है यहाँ पे, टी है 1 रिवोल्यूशन पूरा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगा टाइम जो है, ये है हमारे पास टी। तो ये टी अपन कैसे लिखते हैं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की टर्म में। और अगर वैसे लिखेंगे तो ये क्या होता है 2 पाई आर अपॉन बी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ई अपॉन टी ये आ गया, तो हम इसको रखेंगे आई इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा हमारे पास। ओमेगा क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को ये दिक्कत रहती है। आई तो है हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू, इसको बोलते हैं अपन करंट। म्यू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे ई जो है ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमारे पास। तो अब हम इस तरह लिख लिया हमने। अब हम करंट में चेंज देखेंगे, क्यों कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा तो वहीं पे करंट भी चेंज होगा। तो अपन करंट में चेंज निकालेंगे, चेंज इन करंट डेल्टा आई इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे चेंज किस में आएगा, डेल्टा ओमेगा। अब अपन को चाहिए क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अपन अब लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से अपन लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू डेल आई इंटू एरिया। अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब डेल आई की वैल्यू हमारे पास है ये आई है हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m, ये वैल्यू। फिर यहाँ लिखेंगे अपन डेल ओमेगा की वैल्यू, डेल ओमेगा की वैल्यू है ई बी अपॉन 2m, ई बी अपॉन 2m हमारे पास ये। और एरिया अपन लिख देंगे यहाँ से, ये ई बी अपॉन 2 पाई है यहाँ, ई अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, एरिया पाई आर नोट का स्क्वायर हमारे पास। अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया है वो क्या आया यहाँ से, माइनस ई स्क्वायर वी आर नोट का स्क्वायर अपॉन 4m हमारे पास। अब देखो, अब हमें चाहिए मैग्नेटाइजेशन। अब हमें निकालना है यहाँ से मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन m जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से हम मैग्नेटिक मोमेंट पूरे वॉल्यूम का निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम किसी भी मटेरियल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक जो है किसी भी मटेरियल में तो बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। तो बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं तो उन सब का क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे, क्योंकि ये म्यू जो हमने निकाला है इसको अपन अगर इक्वेशन 3 लिख दूँ मैं, और यहाँ पे जो इक्वेशन 3 हमारे पास म्यू आया है वो आया है किसी एक एटम के लिए, या बोले तो एक इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के लिए। लेकिन इसमें तो क्या होते हैं, बहुत सारे, किसी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और किसी मटेरियल में बहुत सारे एटम। तो इसके लिए हम म्यू के क्या लेंगे, यहाँ पे एवरेज लेंगे। तो हमें मैग्नेटाइजेशन जब निकालेंगे इस तरह से तो ये लिखेंगे, जैसे हमें म्यू का तो लेंगे हम एवरेज, और कितने, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, और जेड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे हमारे पास पूरे मटेरियल में कितने एटम हो सकते हैं, हमारे पास n एटम, और ये है पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, अब ये किसी के अगर समझ में नहीं आया तो हम इसको एक बार बताते हैं। जैसे आप मार्केट से मान लो एक पेन लाए और एक पेन की कीमत है आपके पास 5 रुपये, तो ऐसे ही अगर 10 पेन आप खरीदोगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी। तो 50 रुपीज़ जब हो जाएगी तो ऐसे ही हमें किसी एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए या फिर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड म्यू, म्यू का एवरेज। और हमें पूरे मटेरियल का चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो पूरे मटेरियल में कितने एटम हो सकते हैं, n एटम, तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ जाएगा ऐसे, और ये है पूरे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे अपन को पता है कि ये जो होती है n, ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम, n है हमारे पास, ये है नंबर ऑफ एटम इन मटेरियल,
और यहाँ पे जेड क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे जो एन स्मॉल एन हम लिखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल एन से, तो ये लिख देंगे अपन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे पास इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। तो अब जो मैग्नेटाइजेशन होगा एम वेक्टर, इसको अपन कैसे लिखेंगे, एम वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एन जेड और म्यू क्या, एवरेज। तो इस तरह से अपन क्या लिखेंगे, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम इसमें जो इक्वेशन 4 आई है हमारे पास, इसमें हम अगेन वैल्यू रखते हैं आगे। तो अगेन जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कैसे रखेंगे, मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू स्मॉल एन फिर जेड, म्यू की वैल्यू हमारे पास है ये। तो म्यू की वैल्यू में जो है हमारे पास क्या लेनी है, हमको एवरेज वैल्यू लेनी है। तो एवरेज वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे बी क्या रहता है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, रेडियस की, आर नॉट की, यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर की रेडियस जो एवरेज वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। तो माइनस यहाँ लिखेंगे ई स्क्वायर बी अपॉन इक्वेशन 3 से रखिए ये वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो एन जेड ई स्क्वायर बी अपॉन 4m, और ये है आर नॉट का स्क्वायर का एवरेज, इस तरह से। अब ये हमारे पास आ गया मैग्नेटाइजेशन। अब हमें चाहिए काई, और काई होता है m अपॉन एच। लेकिन अब हम इस जो है ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर इसको 5, इस 5 को ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू को अपन कर देंगे माइनस एन जेड ई स्क्वायर बी म्यू नॉट अपॉन 4m म्यू नॉट। अब अपन को पता है जो b क्या होता है, म्यू नॉट h, तो यहाँ से h जो निकल के आएगा b अपॉन म्यू नॉट निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो b अपॉन म्यू नॉट है ये वाला, ये जो हमारे पास है ये बन जाएगा अपने पास h। तो h यहाँ पे बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस एन जेड ई स्क्वायर म्यू नॉट h अपॉन 4m, और यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है ही, आर नॉट स्क्वायर की एवरेज वैल्यू यहाँ पे है ऑलरेडी। तो इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं इसको। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो एक क्वेश्चन आई है इसको h को लाते हैं अपन इधर, तो हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा m अपॉन h, और यही क्या होता है हमारे पास, काई की वैल्यू होती है, और ये लिख देंगे माइनस n म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर n म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 4m, और ये होती है आर नॉट का स्क्वायर ये। और हमने जब पहले ही लिखा था काई, हमने जब काई पहले लिखा था तो वो लिखा था माइनस n म्यू नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन 6m, और ये है आर स्क्वायर की वैल्यू। ये हमने सबसे पहले आपको काई लिख के बताया था। तो अब इसमें जब हम आगे करेंगे तो ये तो आया है 4m, यहाँ है 6, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस है, मान लो जो हमारे पास एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमने ये काम किया है इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में रिवॉल्व करा के। तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में तो रिवॉल्व करता नहीं है एक प्लेन में, और सर्कल होता है केस में प्लेन में। तो यहाँ पे जो आर नॉट स्क्वायर की अपन वैल्यू रखेंगे, तो आर नॉट स्क्वायर का एवरेज वो आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वाई स्क्वायर का एवरेज। रेडियस का एवरेज है ये, क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग रेडियस होती है अलग अलग ऑर्बिट की, और अलग अलग ऑर्बिट में ही कितने अलग अलग
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस तरह से तो क्या सर्कल में तो घूमता नहीं है, ये तो एक स्फीयर की तरह मतलब इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। जैसे इसकी जो मोशन होती है वो तो कुछ इस तरह से अपन ले सकते हैं, इसको तो इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस निकल के आएगी 3D में, तो उसको अपन लिखेंगे r² इक्वल टू x² का एवरेज प्लस y² का एवरेज प्लस z² का एवरेज हमारे पास। अब हम मान लेंगे कि इफ़ x² का एवरेज इज इक्वल टू y² का एवरेज इज इक्वल टू z² का एवरेज, क्योंकि x y z तीनों कंपोनेंट यहाँ पे क्या लेंगे अपन, इक्वल ले लेंगे। तो इक्वल ले लेंगे तो यहाँ पे r0 क्या हो जाएगा, r0 का स्क्वायर का एवरेज ये हो जाएगा 2x² का एवरेज के इक्वल, और जो r² का एवरेज है ये यहाँ पे हो जाएगा 3x² का एवरेज इसके इक्वल। और ये आया है अपना इक्वेशन, मान लो इनको कोई भी p मान लो और यहाँ पे इसको q इक्वेशन मान लो। तो अपन अब नेक्स्ट जो करेंगे, 1 मिनट में इनमें इंक डाल लेता हूँ, तब तक यहाँ तक लिखो। ये देखो अब अपन को करना है P/Q, तो इक्वेशन P/Q करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r0² का एवरेज अपॉन r² का एवरेज इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास। क्यों कि 2/3 और x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया अपने पास r0 का स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू 2/3 r² का एवरेज। और ये जो r0 की वैल्यू है वो रख देंगे अपन इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर अपन दे देंगे 5 के बाद 6 में रख देंगे। पुट यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ r0 का एवरेज इन इक्वेशन 6। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो ये रखेंगे काई इज इक्वल टू -n μ0 ZE² अपॉन 4m, और यहाँ लिखेंगे ये 2/3 r का स्क्वायर का एवरेज इस तरह से। अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 3 into 2 करेंगे तो 6। तो यहाँ से जो काई की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -n μ0 ZE² अपॉन 6m और r² का एवरेज हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, काई की वैल्यू आई है किसी भी मटेरियल की, हम फाइंड कर सकते हैं। तो काई की वैल्यू किसके लिए आई है, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए निकल के आई है। तो काई इस 4 है अपन के पास डायामैग्नेटिक मटेरियल, और वो भी क्या आई है अपने पास, नेगेटिव वैल्यू निकल के आई है ये। तो काई क्या होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, नेगेटिव होती है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ आपने लिख लिया था पहले इस साइड में, ये हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे अपन काई इज नेगेटिव एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर की टर्म नहीं है, तो यहाँ के जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है इनके लिए काई क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो अपन अगर काई के बीच में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के में और अगर टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह आएगा, एक कांस्टेंट ग्राफ की तरह आएगा। और यहीं अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसकी तरह, m वर्सेज h में, m और h में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह निकल के आएगा हमारे पास, इस तरह निकल के आएगा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो काई क्या होता है हमारे पास -m/h, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू m वर्सेज h में ये ग्राफ आया है। ये है m वर्सेज h का ग्राफ, और ये है काई वर्सेज t का ग्राफ, ये वाला आया समझ में। तो इस तरह से हमारे पास हम काई फाइंड कर सकते हैं। अब काई हमने क्यों फाइंड किया, काई हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि ये बताती है किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब वो कि कोई भी मटेरियल है वो अपना किस तरह का बिहेवियर रखेगा, किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो किसी भी मटेरियल का बिहेवियर बताने के लिए,
मतलब उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, काई की ज़रूरत पड़ती है। और हम काई की वैल्यू से ही हम पता कर सकते हैं कि ये जो मटेरियल है हमारे पास ये डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे जो मटेरियल्स है हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम काई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद हम फेरोमैग्नेटिक के लिए निकालेंगे। तो अलग अलग वैल्यू काई की आएगी तो उससे ही हम इनके बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार पॉज करके।